हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, आज अपन को पढ़ना है बेटा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कल पढ़ लिया था अपन ने। आज पढ़ना है आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये पढ़ना है आपको। किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। ये सब काय के लिए इन्हें नियम दिए, जो वैज्ञानिक किरचॉफ रहे हैं उन्हें जो भी नियम दिए हैं वो सर्किट के लिए दिए हैं बेटा। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है विद्युत परिपथ के लिए दिए हैं। काय के लिए दिए हैं? विद्युत परिपथ, या इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, पहला नियम तो आपने पढ़ा कि सर संधि बिंदु की ओर आने वाली सभी धाराओं का जब आप बीजगणितीय योग करते हो, वेक्टर एडिशन करते हो, तो वेक्टर एडिशन करते हो तो फिर क्या होता है, वो शून्य होता है। सबका वेक्टर एडिशन शून्य होता है। जैसे ये I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, लेकिन I3 जा रही है, I4 भी जा रही है और I5 भी जा रही है। कहाँ से जा रही है? संधि बिंदु से। इस संधि बिंदु से कहाँ की तरफ जा रही है? दूर जा रही है। तो फिर इन धाराओं का सबका जब बीजगणितीय योग करोगे तो वो कितना आएगा बेटा? शून्य। फिर हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा, धारा की दिशा में यदि जो धारा संधि बिंदु की तरफ आती है, किसकी तरफ आती है? संधि बिंदु की तरफ। देखो ये I1 आ रही है, उसकी तरफ I2 आ रही है, लेकिन ये I3, I4, I5 इस संधि बिंदु से दूर जा रही। तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लिया जाता है, तो I1 प्लस I2, लेकिन माइनस का क्या लिया? I3, माइनस का क्या लिया था? I4, और माइनस का क्या लिया था? I5, और सब का बराबर में क्या कर दिया था? 0। इसे बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में फर्स्ट नियम था ये। अब अपन को कौन सा पढ़ना है बेटा? सेकंड नियम। और सेकंड नियम की हेडिंग डाल दी। सेकंड नियम भी ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट नियम में क्या हुआ था? I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू कितना हुआ था? इक्वल टू नहीं, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है किससे? संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इसका मतलब जितना भी करंट क्या होता है, संधि बिंदु की डायरेक्शन में आता है उसको जोड़ देते हैं, और जितना संधि बिंदु से दूर जाता है उनको जोड़ देते हैं। वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ समझिएगा, बहुत सरल है, जल्दी से हो जाएगा। और ध्यान रखना, सेकंड लॉ समझ में आएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है एग्जाम में, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड नियम और वो लगभग एक जैसे हैं, है ना। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? वो कहते हैं जैसे एक आप सर्किट बनाते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, आप उसको जरा अच्छे से देखिएगा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, थोड़े जगह को बचाते हुए बनाएंगे ताकि आपको समझा भी पाए। ये जैसे बेटा मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है। अब देखना, उसको आपने ऐसे बनाइए, आप इकट्ठा ना बना के अलग अलग टाइप से बनाइएगा। जब बन जाएगा तब जैसा डायग्राम दिखेगा आपको वैसा बनाना है, देखिएगा। क्योंकि हमारे पास ये मिटाने की फैसिलिटी होती है, हम बीच में इसको हटा भी देते हैं। आपके पास पेन चला दोगे तो नहीं मिटेगा। अब बेटा जैसे यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट को जब बना रहे तो हम इसके नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B, इसका दे देते हैं C, और इसका दे देते हैं D, और इसका दे देते हैं E, और इसका दे देते हैं F। ये दे दिए पॉइंट के नाम। अब क्या किया बेटा मैंने, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं और उस बैटरी का नाम रख देंगे। ये प्लस हो गया, ये छोटा वाला माइनस, ये माइनस और ये प्लस, और बैटरी का नाम रख दिया E1। एक और बैटरी यहाँ लगा देंगे, वो भी ऐसे ही लगाएंगे, इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा? माइनस, और इसका नाम दे देंगे E2। इधर एक प्रतिरोध लगा देंगे और उसका नाम दे देंगे R1। इधर एक प्रतिरोध लगा देंगे, उसका नाम दे देंगे R2। आपको चित्र बिल्कुल याद कर लेना है। और इधर एक और बड़ा प्रतिरोध लगा देते हैं, बाह्य प्रतिरोध, आउटर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और उसका नाम दे देते हैं कैपिटल R। अब देखना बेटा क्या होगा, जैसे ही मान के चलो इस पॉइंट से धारा आ रही है कितनी? I1। कितनी आ रही है? I1। इधर से आ रही है कितनी? I2। देखो किस तरफ डायरेक्शन दिख रही है, डायरेक्शन ही सब कुछ है। अगर इनमें डायरेक्शन भूल गया तो पूरा का पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन याद रखिएगा। ये है डायरेक्शन। इधर से आएगी कितनी?
I1, इधर से आएगी कितनी, ये I2, धारा के नाम देखिएगा, करंट के नाम हम दे देते हैं I1 और I2, I1 और I2 एक अलग कलर से देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखें। ये दे दिया हमने I1, ये दे दिया हमने I2। और बेटा जब यहाँ से ऐसे इस पॉइंट पर देखो, इधर से क्या मिलेगी, ऊपर से I1, इधर से क्या मिलेगी I2, तो इधर कुल मिला के कितनी बहने लगेगी, आप कहोगे I1 प्लस I2, बिल्कुल I1 प्लस I2, ये मिलके किस में बहने लगेगी, बाह्य प्रतिरोध R में। आउटर रेजिस्टेंस R में कितनी फ्लो होगी, I1 प्लस I2, इन दोनों की मिला के, दोनों बैटरियों की मिला के बनेगा। धारा कहाँ से जाती है, प्लस से काय की तरफ, माइनस की तरफ बनेगा। चलिए अब बेटा ये हो गया आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम का सर्किट हो गया, विद्युत परिपथ किरचॉफ के द्वितीय नियम का। तो चित्र का नाम दे देंगे विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ किरचॉफ लॉ, विद्युत परिपथ काय का, किरचॉफ नियम का, किरचॉफ के द्वितीय नियम, विद्युत परिपथ है किरचॉफ के द्वितीय नियम का। अब बेटा इसमें क्या होगा, इसको देखिएगा, नियम को लिखना क्या है, भाषा थोड़ी लेंदी है, लेकिन अगर एक बार में समझ आ जाएगी, आप ध्यान देंगे तो पक्का ये मेरे को समझाने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा और आपका वेटेज कवरेज तो बहुत बड़ा आपका ये भी नहीं होगा, लेक्चर भी नहीं होगा, और आपको आसानी से आज 2 ही चीज़ें समझानी है। इसका मतलब जब आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, उसके बाद आपसे किरचॉफ और व्हीटस्टोन हम आपको कहें कि बिना देखे करो, तो आपको एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सर्किट कठिन नहीं है। देखो दोनों बैटरी एक सी जोड़ी, इधर प्लस प्लस इधर माइनस, इधर 2 रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या बहानी पड़ेगी, धारा, सो इधर I1 और इधर I2, ABCDEF ऐसे पॉइंट दे देना, और ये दोनों धारा मिलके इस बाह्य प्रतिरोध में इतनी, और इस वाले में अपन को बैटरी नहीं जोड़ना है, ऐसे करके बना लेना। अब देखना किरचॉफ के द्वितीय नियम में ये सर्किट का पहला खंड हो गया, पहला पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, पहला खंड और द्वितीय दूसरा खंड। तो लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के, किरचॉफ के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ, ये क्या बना हुआ है बेटा, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध, तो इसके संगत क्या है R1, तो इसके संगत प्रतिरोध जो उसके साथ एसोसिएट है साथ में, तो उसके संगत प्रतिरोध I1 R1 का क्या गुणनफल, और परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों, और परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों, और जितने भी ये विद्युत वाहक बल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत वाहक बल, क्या कहलाते हैं, विद्युत वाहक बल। तो इसको EMF भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EMF। तो इसको देखिएगा, ये है आपके इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मूविंग फोर्स, EMF होता है विद्युत वाहक बल। तो किसी किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों, ये पहला खंड और ये दूसरा खंड, पहले खंड का नाम क्या है, ABCDA। आप कहोगे A से B गए, तो A से B गए, B से कहाँ गए, C गए, बिल्कुल B से C गए, C से कहाँ आए, D, वो वापस बेटा इतना खुला नहीं रह जाएगा, तो D से कहाँ आना पड़ेगा, एक ही तरफ आना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा मतलब I, और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, के गुणनफलों एवं परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है, का बीजगणितीय योग 0 होता है, बनेगा। अब आप कहोगे कि कैसे, तो बेटा इसको समझाना ही ज्यादा जरूरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखना पड़ेगा। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को कैसा लेते हैं, धनात्मक। और यदि हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं कि धारा इधर आ रही और हमें इधर जाना है, तो धारा ऐसे आ रही और आपको ऐसे जाना है, तो ध्यान रखिएगा उस समय धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लिया जाता है। एवं जब
बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं एवं परिपथ में जुड़ी बैटरी के ऋण सिरे से कहाँ की तरफ जाते हैं, धन सिरे की तरफ जाते हैं, तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया जाता है। अब आप कहोगे ऋण से धन गए तो पहले ऋण मिला तो क्या विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक ले लेंगे? बिल्कुल। आप कहोगे सर जैसे ये बैटरी बनी और हम इधर से आ रहे हैं और हमें पहले ऋण मिला तो पक्का उसके विद्युत वाहक बल को क्या ले लेना है? ऋणात्मक। एवं बैटरी के जब धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है। फिर से समझना, एक ही बार में याद हो जाएगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, देखो विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों एवं परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, का वेक्टर एडिशन कितना होता है? शून्य होता है। पैराग्राफ करेंगे चेंज। यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो इन दोनों के गुणनफलों यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, और अगर धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लेते हैं? ऋणात्मक लिया जाता है। एवं परिपथ में जुड़ी बैटरी के ऋण सिरे से कहाँ की तरफ जाने पर, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाने पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, जो ये ऋण है ना, तो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाने पर विद्युत वाहक बल को, ईएमएफ को कैसा लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। और बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ जाने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है। इतना लिखना पड़ेगा आपको। 2 पैराग्राफ हैं और दोनों लिखने पड़ेंगे, पहले में नियम और दूसरे में ऋण धन की कहानी। फिर से सुनना, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को कैसा लोगे? धनात्मक लेंगे। और धारा की विपरीत दिशा में, देखो जैसे धारा इधर आ रही और हम इधर जा रहे होते तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लेते? ऋणात्मक लेते। बनेगा। और फिर लिखेंगे एग्जाम्पल या जैसे या चित्रानुसार। क्या लिख दोगे? चित्रानुसार। बनेगा बेटा। यहाँ पर अपन लिख देंगे चित्रानुसार दोनों पैराग्राफ के बाद। वैसे इसके नोट्स हम सेंड कर देंगे आपको, लेकिन याद हो जाना चाहिए इधर के इधर। इतना समझाने पर तो याद हो ही सकता है, देखिएगा। और ये सारी कहानी किरचॉफ कहते हैं ये बंद परिपथ क्लोज्ड सर्किट के लिए सही है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बंद परिपथ चित्रानुसार। देखो बंद परिपथ क्लोज्ड सर्किट, इन क्लोज्ड सर्किट बंद परिपथ में, लेकिन कौन से बंद परिपथ में? पहला ए से चलते हैं बेटा। देखो आप कहो ए से नहीं चलना तो बी से चल दो। चलो बी से चलते हैं। बी से कहाँ होंगे? ए, कहीं से भी कर सकते हैं, हम बी से चालू करते हैं, ठीक है। बी ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? डी के बाद वापस कहीं पे पहुंच जाओगे? सी। ये बंद परिपथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो बी से कहाँ आए? ए पर। ए से कहाँ गए आप? डी पर। और डी से कहाँ आया? सी। अभी तो खुला है ना इधर, सी से वापस कहाँ जाना पड़ेगा? बी पर। तो ये होगा बंद परिपथ में। इन क्लोज्ड सर्किट बी ए डी सी बी बनेगा बंद परिपथ बी ए डी सी बी में। और ऐसा कॉमा कर दोगे, पूरी लाइन छोड़ दोगे, फिर देखिएगा क्या होगा। धारा आई और प्रतिरोध, तो इनका गुणनफल कर दो। I1 R1। कोई पूछे से धन लेना है कि ऋण, कहना बी से कहाँ गए? ए। बी से कहाँ की तरफ गए? ए। तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों के गुणनफल को क्या लिया गया? धनात्मक। आगे धन लगाया नहीं जाता। उसके बाद आपको क्या मिल गई? बैटरी का पहले कौन सा सिरा मिला? ऋण। तो क्या लगा देना? -E1। यानी कि जब ऋण इलेक्ट्रोड से धन की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया जाता है। सबको आ गया समझ? चलिए फिर बेटा ए से डी की तरफ ना बैटरी जुड़ी है और ना धारा है, कुछ भी नहीं, प्रतिरोध नहीं है, तो उधर छोड़ दो। डी तक आ गए। फिर डी के बाद डी से कहाँ जाना है? सी पर। डी से सी तक। तो देखो पहले बैटरी का कौन सा सिरा मिला? धन। तो क्या लगा दोगे? +E2। फिर यहाँ से आगे गए, देखो धारा मिल गई और प्रतिरोध, तो इनका गुणनफल कर दो I2 R2। लेकिन लेना कैसा? देखो डी से कहाँ जा रहे? सी। और धारा आ रही सी से डी, उल्टा चल रहे हो आप उधर जा रहे हो। देखो डी से कहाँ की तरफ? सी। पहले बी से ए गए, फिर ए से डी गए, इधर देखते जाना। फिर डी से कहाँ गए? सी। डी से सी गए, उधर गए, इसलिए इसकी गुणनफल को क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक। और फिर इधर देखो सी पे पहुंच गए, सी से बी तक कुछ भी नहीं लगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अर्थात देखो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों तथा परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग वेक्टर एडिशन कितना होता है? 0 होता है। बनेगा? चलिए
इसी प्रकार इस परिपथ में भी लगा सकते हो आप, बताइएगा क्या आ जाएगा। इसी प्रकार बोलिएगा बेटा क्या आ जाएगा। इसी प्रकार किस परिपथ में, इसी प्रकार बंद परिपथ, इसी प्रकार बंद परिपथ। यहीं से चालू कर दें, डी से, अरे डी से कर दें चालू, सी से कर दें, ओके सी से कर दो। क्या आ जाएगा, सी डी ई एफ, एफ के बाद वापस कहाँ जाना पड़ेगा, सी में। अब तो शायद इसको आप खुद ही भूल देंगे, बोलिएगा पहले सी से कहाँ जाना है, डी, सी से डी। चलो तो सी से डी में पहले क्या मिला, धारा और प्रतिरोध। जल्दी एक साथ में कर दो गुणनफल उनका, I2 धन में ले ऋण में, आप कहोगे उसी दिशा में जा रहे हैं इसलिए धन में ले लीजिए। अब फिर उसके बाद आएगा, आप कहोगे ये बंद परिपथ के लिए ही सत्य रहते, बिल्कुल बिल्कुल बंद परिपथ के लिए। चलो फिर उसके बाद क्या मिल गया, -E2 मिला। फिर कहाँ आ गए, डी पर, डी से ई तक कुछ नहीं जुड़ा, फिर ई से कहाँ गए, एफ, उसी दिशा में जा रहे हो इसलिए प्लस। धारा कितनी है, आप कहोगे 2 है, I1 प्लस I2, बिल्कुल इनको पुस्तक में ही लिखना है। धारा और प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, R का गुणनफल। देखो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर कितना होता है, 0, क्योंकि F से C में कुछ नहीं जुड़ा, बनेगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होगा आपका किरचॉफ का नियम। ये किरचॉफ का हो गया द्वितीय नियम, बनेगा। एक बार और बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा आप सर्किट बनाना, हेडिंग डालना किरचॉफ का द्वितीय नियम और सर्किट बनाना। सर्किट बनाने के बाद यानी कि परिपथ बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, विद्युत परिपथ बनाने के बाद लिखना है किरचॉफ का द्वितीय नियम डैश करके। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी परिपथ के, किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में, किसी बंद, ध्यान रखना क्लोज्ड, बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों एवं परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों, एवं परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा नियम, बनेगा। फिर से सुनो, किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों एवं परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों एवं परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। फिर पैराग्राफ करोगे चेंज। यदि धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लिया जाता है। यदि धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लिया जाता है। और परिपथ में लगी बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाने पर, ऋण इलेक्ट्रोड से कहाँ की तरफ, धन की तरफ जाने पर विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया जाता है। उसके बाद बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ जाने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है। इतना लिखना और फिर ऐसे सर्किट बना के लिख देना प्रचित्र अनुसार। बंद परिपथ किसमें, बी, ए, डी, सी, बी में, वापस बी तक गए। देखो पहले क्या मिला, I1 R1, तो आगे I1 R1 प्लस में लेना है क्योंकि उसी दिशा में जा रहे हैं। फिर कौन मिल गया, माइनस पहले, तो -E1 लिख दिया। फिर इधर आ गए ए से डी तक कुछ नहीं जुड़ा। फिर डी से गए तो देखो पहले कौन सा मिल गया, प्लस, तो प्लस लगा दिया और E2 लिख दिया। फिर धारा और प्रतिरोध साथ में ही बैठते हैं हमेशा, तो धारा और प्रतिरोध ऋण में क्यों, क्योंकि आप उधर जा रहे हो, धारा इधर आ रही, इसलिए माइनस। वो बराबर में क्या आ जाएगा, 0। पहला बंद परिपथ हो गया। इसी प्रकार दूसरा बंद परिपथ ले लिया अपन ने, इधर से चालू किया, सो I2 R2 धन में, फिर उसके बाद माइनस मिला, सो -E2। फिर इधर आ गए, फिर इधर से इधर जा रहे हो तो धारा कितनी है, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है, R, तो इनका गुणनफल बराबर में क्या कर दिया, 0। ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब करेंगे इसके बाद अपन व्हीटस्टोन सेतु। क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए साफ करते हैं। अब बेटा अपन को पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु। अब समझना पहले व्हीटस्टोन क्यों पढ़ना है। एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उन्होंने एक
सर्किट के लिए एक नियम दिया, एक ऐसा डायग्राम दिया, एक ऐसा परिपथ उनने हम लोगों को दिया, एक ऐसा सर्किट दिया कि उसमें एक कमाल की चीज होती थी। क्या होता था कि अगर सर्किट में बेटा, जैसे ये सर्किट था उनका, और इधर से इधर आने के लिए एक ब्रिज जोड़ देते हैं, ये हो गया ब्रिज। कहते हैं यहाँ प्रतिरोध है सब में, अच्छे से समझना पहले। कहते हैं यहाँ भी प्रतिरोध, वायर है, वायर का प्रतिरोध होता है। ध्यान देना, घर पे एक्सपेरिमेंट भले ही नहीं करना, लेकिन आप इसको लैब में कर सकते थे। ये कमाल का है अपने आप में। सब के सब मेटल के हैं, धातु के, क्या के हैं? धातु के, मेटल के हैं, ठीक है ना। इस प्रतिरोध का नाम जैसे P दे दिया, और इसका कितना दे दिया? Q, इसका दे दिया R, और इसका दे दिया S। तो वो प्रूव करने के लिए आता है कि P बटे Q बराबर यदि R बटे S हो, P बटे Q बराबर क्या हो? R बटे S। तो कहते हैं इस बीच के करंट, बीच के प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? शून्य। कहते धारा जाएगी नहीं, यानी इस वायर को पकड़, यहाँ पर देखो ये करंट का वायर है, यहाँ टच कर दिया तो आप कहोगे सर वो तो पूरे में ये सारे वायर खुले हैं, इधर पकड़ोगे सो करंट लगेगा, इधर इधर इधर। लेकिन वो कहते हैं अगर ऐसा है कि P बटे Q बराबर क्या है? R बटे S। इसका मतलब इसका प्रतिरोध यदि 3 ओम हो, और इसका प्रतिरोध यदि 2 ओम हो, इसका प्रतिरोध यदि 6 ओम हो, इसका प्रतिरोध यदि 4 ओम हो, तो आप क्या आ जाएगा? करके देखो, 3 बटे 2 बराबर 6 बटे 4। क्या हो रहा है? देखो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 है, बिल्कुल। 3 बटे 2 बराबर 3 बटे 2। व्हीटस्टोन की कंडीशन लग गई, इसका मतलब संतुलन में आ गया। ये हमारा सर्किट कैसा आ गया? संतुलन में आ गया। और जब ये संतुलन में आ जाता है, संतुलन का मतलब बैलेंस्ड हो गया। जब ये सर्किट बैलेंस्ड हो जाता है तो बीच वाले सर्किट, बीच वाले धारा, बीच वाले वायर में कोई भी धारा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ ट्रेस्टर लगाएंगे तो देखेंगे कि वो नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसमें करंट बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ धारा मापी जोड़ देंगे, यदि हम क्या जोड़ देंगे? धारा मापी या गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो विक्षेप मिलता है धारा मापी में बिल्कुल जीरो। जैसे कभी कभी करंट नापने वाला एक मीटर होता है कि पहले 0 पर, जैसे करंट 5 पर, जैसे उसमें करंट के वायर में टच करते तो वो कितने पर पहुंच जाता? 5। तो अपन कहते कि भैया सर्किट में 5 एम्पियर धारा बह रही है, कितनी फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर। तो बेटा ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर P बटे Q बराबर R बटे S, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? देखो, प्रूव करने आता है कि P बटे Q बराबर R बटे S सिद्ध करिएगा। तो इधर लिखेंगे PQ और इधर लिख देंगे RS, क्योंकि उनका चलता PQRS, तो वो ऐसे ही घुमा देते। ऐसा नहीं करना है आपको। जब P बटे Q बराबर R बटे S प्रूव करना है, PQ वापस इधर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे घूम गए। PQ फिर इधर आओगे वापस, क्या? RS, तभी सिद्ध हो पाएगा कितना? P बटे Q बराबर R बटे S। अन्यथा ऐसा प्रूफ नहीं हो पाएगा। क्या प्रूफ नहीं हो पाएगा? कि P अपॉन Q बराबर में S बटे R आएगा, जबकि हमें क्या प्रूफ करना? R बटे S। तो PQ और इधर ही R आना चाहिए, और इधर क्या आएगा? S। आप कहोगे ये PQRS क्या है? बेटा ये रेजिस्टेंस है, ये सब के सब प्रतिरोध है, बनेगा। तो ऐसे करके अपन एक डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ प्रतिरोध ना लगा के धारा मापी लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, बनेगा। तो अपन करते हैं। क्वेश्चन आता है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से? किरचॉफ के द्वितीय नियम से या किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन प्रूव करिए। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन क्या है? P अपॉन Q बराबर R बटे S प्रूव करिए। ये प्रूव करना होगा, बनेगा। क्या आएगा? फ्रॉम किरचॉफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, P अपॉन Q बराबर R बटे S, प्रूव दैट P बटे Q बराबर R बटे S। किरचॉफ के द्वितीय नियम से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P बटे Q बराबर R बटे S सिद्ध कीजिए, बनेगा। क्या लिखोगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P बटे Q बराबर R बटे S सिद्ध कीजिए, बनेगा। चलिए हम इसको प्रूव करके बताते हैं कैसे करना है।
सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे बेटा बहुत शानदार सा, और ये सबसे गंदा बना देते हैं बच्चे, इसको बहुत सोच समझ के बनाना होता है। देखो अब ये पूरी की पूरी लाइन हम इसको साफ कर देंगे, अच्छे से देखना सभी। ये मैं रफ पे बना रहा हूं। आप कहोगे ये क्यों खींच ली, ताकि ये एक ही लाइन में रहें ये पॉइंट, इसलिए। अब इसको देखिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखेंगे कि एकदम क्लियरली एक सा आएगा। और आप ऐसी लाइन नहीं खींचिएगा, कभी ऐसी लाइन में ऐसा प्रतिरोध बना दिया तो हम उसको गलत कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइन खींची नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? तो आप स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। यहाँ लगाइए प्रतिरोध, इस वाले में भी लगाइए प्रतिरोध, इस वाले में भी लगाइए प्रतिरोध। चित्र ही समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिए। 10 मिनट में बिल्कुल आपका ये पैक हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर इस वाले में एक धारामापी लगा दीजिएगा, धारामापी गैल्वेनोमीटर लगा दीजिएगा, जिसमें ऐसे एक एरो का साइन होता है, उसका नाम क्या दे दीजिएगा, जी, धारामापी का। और यहाँ पर धारामापी को बंद और चालू करने के लिए क्या जोड़ दीजिए, एक स्विच कुंजी के। इन सिरों के नाम दे दीजिएगा, ए बी, अच्छा सिरों के नाम दे रहे हैं, इन पॉइंट के नाम, इन पॉइंट के नाम आया समझ में, इन पॉइंट के नाम दे रहे हैं ए बी, नहीं तो आप कहो प्रतिरोधों के दे रहे हैं, ए बी सी, और इधर आ जाएगा क्या बेटा, डी। अब देखो इसके बाद यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो एक वायर नीचे जाएगा, और इधर अपन एक बैटरी और कुंजी दोनों जोड़ देंगे, एक बढ़िया सी एक बैटरी बना देंगे, और इधर एक उसको चालू करने के लिए कुंजी, इसका नाम दे देना K1, और इस कुंजी का नाम क्या देंगे, K2, और इसको इससे इधर जोड़ दीजिएगा। चलिए धारा इधर जैसे ये माइनस और ये प्लस, और इस बैटरी का नाम दे दीजिएगा E, क्या नाम दे देना, E। चित्र का नाम दे देना व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कुंजी को K2 को दबाओगे तो इससे कितनी धारा जाएगी, I, कितनी जाएगी बेटा, I इधर जाके कितने भागों में टूट जाएगी, 2 में। एक भाग का नाम क्या रख देंगे, I1, और एक का नाम क्या रख देंगे, I2, बनेगा। एक का नाम I1 और एक का I2। चलिए ये गई इधर से I, इधर कितना चली गई, I1, और इधर नीचे की तरफ इसमें कितनी चली गई, I2। अगर ये निशान नहीं बनाया आपने इसमें तो चित्र बनाना और क्वेश्चन करना व्यर्थ है, आप आगे करिए नहीं, क्योंकि पूरा गलत माना जाएगा अगर ये निशान यहाँ पर आप भूल गए, क्योंकि ये निशान ही सब कुछ है। यही तो बताएंगे कि धारा की दिशा में चल रहा है कि विपरीत दिशा में, पूरा कंसेप्ट उसी पर तो आधारित है। और आप वही नहीं लिखेंगे तो फिर वो कैसे माना जाएगा कि आपने सही किया है। आया समझ में? तो अपन किरचॉफ नियम, जब भी डायग्राम को देखिए एक बार अच्छे से कि डायग्राम को हमें करना कैसे है, और उस डायग्राम को बिल्कुल जैसा हमने बनाया है बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है, गलतियां नहीं करनी। कोई भी देखना रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है चीज़ का, जैसे प्रतिरोध PQRS, तो यहाँ R कहीं और तो नहीं लिखा, ऐसे अपन देख लीजिएगा। इस प्रतिरोध का नाम दे देंगे P, इसका दे देंगे Q, और बेटा क्या सिद्ध करना है, R/S, तो R इधर मत लिख देना, PQ, तो फिर इधर R और इधर S। इस प्रतिरोध का नाम क्या दे देना, R, और इसका क्या नाम दे देना, S, बनेगा। आप कहोगे ये I1 और I2 आपने धारा लिख दी है, देखो ये कौन सी है, I2, इधर कौन सी गई है, ये I1 गई ना, और इधर ये नीचे की तरफ कौन सी गई है, I2। अब बेटा ये I1 ऊपर जाएगी 20 सिरों पर, फिर 2 भागों में टूटेगी, एक चला जाएगा इधर, एक चला जाएगा इधर। आप कहोगे इधर कितनी जाएगी,
इधर I1 में से कुछ चली जाएगी तो इसका नाम दे देंगे IG। आप कहोगे G क्यों? क्योंकि ये धारा मापी G में बह रही, इसलिए इसका नाम IG रख दिया। I और छोटा सा नीचे G बनेगा। अब देखो जैसे यहाँ तक आई 5, यहाँ से जैसे 5 इधर चली गई, 11 आई टोटल, तो 5 इधर चली गई, 6 इधर चली गई जैसे, ठीक है। तो 5 इधर गई तो 5 में से इधर कुछ कम हो जाएगा, तो 5 यानी कि कितनी गई? I1 में से कितना कम हो गया? IG। तो आप कहो I1 थी, उसमें से कितनी घट गई? IG। तो कितनी बच गई? I1 माइनस IG। तो इसमें कितनी बहने लगेगी बेटा? I1 माइनस IG इधर चली जाएगी, बनेगा। आप कहोगे इसमें बेटा यहाँ देखो ऊपर से कितनी आ रही है? आप कहोगे IG। इधर से कितनी आ रही है? I2। तो दोनों मिलके इधर बहने लगेंगी, तो इधर माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, इधर आ जाएगा कितना? I2 प्लस IG बनेगा। तो ये इस तरफ जाने लगेगी। देखो हमने एरो का चिन्ह कैसे बनाया। अब आप कहोगे सर फिर तो इधर से आने वाली और इधर से आने वाली दोनों जुड़ जाएंगी, तो कुल मिला के I हो जाएगी फिर इधर। बिल्कुल बेटा, देख लो अच्छा, ऊपर की कितनी है? I1 माइनस IG, इधर से आई और इधर से कितनी आई? इधर से कितनी आई? जल्दी बोलो। इधर आई I2 प्लस IG। अब ये माइनस IG और प्लस IG कैंसिल, कितनी हो गई? I1 प्लस I2। देखो इधर आ कितनी गई थी? I दो भागों में टूट गई थी, दोनों भाग जुड़ेंगे तो वापस से कितनी बन जाएगी? I। तो इधर वापस से कितनी बहने लगेगी? I नीचे की तरफ। क्या ये समझ में आया सभी को? चलिए एक बार फिर से देखिएगा बेटा। यहां से सबसे पहले हमने कुंजी को ई को, जैसे ही K2 को दबाया तो ई से क्या बहने लगी? धारा I A सिरे पर जाकर कितने भागों में? I1 और I2 में टूट गई। I1 भाग किस प्रतिरोध में? प्रतिरोध P में बहने लगा, और I2 भाग काय में बहने लगा? प्रतिरोध R में प्रवाहित होने लगा या बहने लगा, फ्लो होने लगा। I1 पुनः किस सिरे पर पहुंचकर फिर से B सिरे पर पहुंचकर दो भागों IG और I1 I माइनस IG में बहने लगी। IG कहाँ बहने लगी? धारामापी में। और I1 माइनस IG कहाँ बहने लगी? प्रतिरोध Q में प्रवाहित होने लगी। तथा D सिरे पर देखो BD भुजा से कितनी धारा आई? IG। और AD भुजा से कितनी धारा आई? I2। इसलिए BC भुजा में देखो, BC भुजा में कौन सी? I2 प्लस IG धारा प्रवाहित होने लगी। बस इतना लिखना है। चित्र का नाम हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम हो जाएगा बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज। आने की संभावना 100%। व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु, हिंदी में सेतु और इंग्लिश में ब्रिज बनेगा। फिर से समझिएगा, केवल ये चित्र खेला याद रख लो कि एरो नहीं भूलना है और सीधा सा है। देखो I बन गई, जाने के कितने रास्ते? 2, तो 2 में टूट जाएगी, I1 में और I2 में। बस देखना फिर I1 कहाँ गई? ऊपर की तरफ। इसको नहीं अभी लिखना, I1 ऊपर गई। I1 के जाने के कितने रास्ते? 2, तो इधर कितना चला गया? IG। तो इधर कितना बच जाएगा? I1 माइनस IG, तो वो इधर जाने लगेगी। फिर आप D पे उंगली रखना। फिर देखो ऊपर से कितनी आ रही है? आप कहोगे IG। इधर से कितनी आ रही है? I2। तो इसमें कितनी बहेगी? दोनों मिलके, यानी I2 प्लस IG ये इधर जाने लगी। क्या ये समझ में आया? चलिए अब लिखते हैं बेटा, सबसे पहले इसकी बनावट, फिर लिखेंगे सर्किट की वर्किंग। बनावट में क्या लिखेंगे? इसको कार्य सिद्धांत भी भूला जाता है, इसकी वर्किंग को पहले बनावट में, कि चित्र में व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित है। इसमें 4 प्रतिरोध हों PQRS को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं AB BC फिर आ जाना AD और DC के मध्य जोड़ा गया है तथा सिरे B और D के मध्य एक धारामापी G तथा कुंजी K1 को जोड़ा गया है तथा सिरे A और C के मध्य एक बैटरी E तथा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। बहुत आसान है, फिर से देखना। चित्र में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत प्रदर्शित है या सर्किट प्रदर्शित है। चित्र में व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन सेतु इज शोन इन फिगर बनेगा। व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें 4 प्रतिरोध कौन कौन से? PQRS को। इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं क्रमशः AB
बी सी, पी क्यू के बाद क्या बोला था आर, इसलिए बोलोगे ए बी, बी सी, ए डी और डी सी के मध्य जोड़ा गया है। फिर लिखोगे इसके बाद तथा सिरे बी और डी के मध्य, तथा सिरे बी और डी के मध्य, तथा सिरे बी और डी के मध्य एक धारामापी जी और एक कुंजी K1 को जोड़ा गया है, तथा सिरे ए और सी के मध्य एक बैटरी ई तथा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। फिर से समझिएगा, चित्र में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत प्रदर्शित है या विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। चित्र में व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर एस को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं क्रमशः ए बी, बी सी, ए डी और डी सी के मध्य जोड़ा गया है, तथा बी और डी सिरों के मध्य एक धारामापी जी तथा कुंजी K1 को जोड़ा गया है, तथा सिरों ए और सी के मध्य एक बैटरी ई तथा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। बनेगा? चलिएगा, फिर आती है बेटा इसके बाद इसका कार्य सिद्धांत। इसका कार्य सिद्धांत देखिएगा, इसके कार्य सिद्धांत में आपको क्या लिखना है और क्या देखना है कि जैसे ही कुंजी K1 K2 को दबाया जाता है, क्या लिखोगे बेटा, जैसे ही कुंजी K2 को दबाया जाता है, ये हमेशा चालू रखना है K1 बस K2, जैसे ही कुंजी K2 को दबाया जाता है तो बैटरी ई से आई धारा प्रवाहित होती है जो सिरे ए पर पहुंचकर ए पर पहुंचकर I1 और I2 में विभाजित हो जाती है। I1 और I2 में जो सिरे ए पर पहुंचकर 2 भागों I1 और I2 में विभाजित हो जाती है। धारा का एक भाग I1 प्रतिरोध P से, धारा का एक भाग I1 भुजा AB में प्रतिरोध P से और धारा का दूसरा भाग I2 भुजा AD में प्रतिरोध R से प्रवाहित होने लगता है, तथा सिरे B पर तथा धारा I1 सिरे B पर पहुंचकर पुनः 2 भागों IG एवं I1 माइनस IG में टूट जाती है, विभाजित हो जाती है। धारा का एक भाग IG धारामापी भुजा BD में धारामापी G से, तथा धारा का दूसरा भाग I1 माइनस IG भुजा किस में, BC में कितने प्रतिरोध से, प्रतिरोध Q से प्रवाहित होने लगता है या प्रतिरोध Q में प्रवाहित होने लगता है। बनेगा? फिर इसके बाद लिखोगे, अब सिरे D पर भुजा BD से IG धारा प्राप्त होती है जबकि भुजा AD से I2 धारा प्राप्त होती है, अतः भुजा DC में I2 प्लस IG धारा प्रतिरोध S से प्रवाहित होने लगती है। बनेगा? ये हो जाएगी इसकी वर्किंग। फिर से सुनो, पहले हम बताते इसकी बनावट। चित्र में व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें 4 प्रतिरोधों 4 रेजिस्टेंस PQ RS को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं, एक स्क्वायर की 4 भुजाओं, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं क्रमशः PQ, एक चतुर्भुज AB, BC, AD और DC के मध्य जोड़ा गया है। चित्र में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत या विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें 4 प्रतिरोधों PQ RS को कहाँ, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं AB, BC, AD और DC के मध्य जोड़ा गया है। बनेगा इतना? DC के मध्य जोड़ा गया है, तथा B और D सिरों के मध्य एक धारामापी G और कुंजी K1 को जोड़ा गया है, तथा A और C सिरों के मध्य एक बैटरी E तथा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। चित्र को देख के इसकी बनावट लिख देनी है, शायद सबको आ गया होगा समझ में। बनेगा? अब आता है बेटा इसकी वर्किंग में क्या लिखना है कि जैसे कुंजी K2 को दबाया जाता है, बैटरी E से कितनी धारा, I धारा प्रवाहित होती है जो सिरे A पर पहुंचकर 2 भागों I1 और I2 में विभाजित हो जाती है। धारा का एक भाग I1, क्या बोलोगे, धारा का एक भाग I1, ऐसा ही बोलना हर बार। धारा का एक भाग I1 किस भुजा में, भुजा AB में कितने प्रतिरोध से, प्रतिरोध P से प्रवाहित होने लगता है, और धारा का दूसरा भाग कौन सा, I2 भुजा AD में प्रतिरोध R से प्रवाहित होने लगता है। अब I1 धारा भुजा सिरे B पर पहुंचकर पुनः 2 भागों IG और I1 माइनस IG में टूट जाती है। धारा का एक भाग IG भुजा BD में, भुजा किस में बेटा, BD में प्रतिरोध G से प्रवाहित, इसको प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, धारामापी बोल सकते हो, तो प्रतिरोध G से या फिर धारामापी G से प्रवाहित होने लगता है। तथा धारा का दूसरा भाग I1 माइनस IG
धारा का, देखो पहले धारा बोलते फिर भुजा बोलते फिर प्रतिरोध, तो धारा का शेष भाग I1 माइनस IG किससे, देखो भुजा BC में, प्रतिरोध Q से प्रवाहित होने लगता है। फिर यहां लिखेंगे अब बिंदु D पर भुजा BD से, देखो भुजा BD से, एज को बोलते भुजा, किस एज से, एज भुजा है ना, भुजा BD से कितनी धारा, IG धारा प्राप्त होती है, और भुजा AD से कितनी धारा प्राप्त होती है, इस बिंदु पर I2 धारा प्राप्त होती है। अतः भुजा DC में I2 प्लस IG धारा प्रतिरोध S से प्रवाहित होने लगती है, बनेगा। अतः किरचॉफ के द्वितीय नियम से, क्या लिख दोगे, अतः किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या ये समझ में आया, यहाँ तक सबसे बन जाएगा, इसके बाद तुरंत ही लिख देना है अतः किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बंद परिपथ पहले ये वाला लेंगे फिर ये वाला ले लेंगे, बनेगा। तो बंद परिपथ यहाँ से चालू करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बहुत सरल है बेटा, जल्दी जल्दी देखिए, अभी होने वाला है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ क्लोज्ड सर्किट ए से चालू करते हैं, ए बी डी, ए से कहाँ गए बी, बी से लौट आए कहाँ पर डी, और डी के बाद वापस यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि ए से गए आप देखो बी, तो ए बी हो गया। बी से कहाँ आए आप डी, अभी तो बंद नहीं हुआ, डी से वापस कहाँ आना पड़ेगा ए पर, तो आ जाएगा ए में। किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिख ही दिया है, लगा दीजिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए धारा कितनी मिली बेटा I1, प्रतिरोध कितना मिला P, तो इनका गुणा कर देते हैं, और उसी दिशा में जा रहा है इसलिए इनके गुणनफल को कैसा लिया हमने, धनात्मक। अब किस पर पहुंच गए आप, B पर। B से कहाँ जाना, D, B से D, तो देखिएगा धारा कितनी मिली IG, प्रतिरोध कितना मिला G, धारा मापी यानी G प्रतिरोध ही कहलाता है, कुंजी से कोई लेना देना नहीं, कुंजी नहीं लिखते परिपथ में, बैटरी लिखते हैं, बैटरी अगर जुड़ी होती तो इसको भी कैसा लेंगे, धनात्मक, क्योंकि उसी दिशा में देखो ए से इधर की तरफ चिन्ह लगा, फिर कहाँ की तरफ लगा, नीचे। अब आपको इधर जाना है डी से काय की तरफ ए, लेकिन धारा तो उल्टी आ रही है, देखो धारा इधर आ रही है और आप डी से कहाँ जा रहे हैं ए, तो अब क्या आ जाएगा माइनस I2R बनेगा। चलिए बराबर में कितना आ जाएगा 0। आप कहोगे विद्युत वाहक बल मिले, नहीं मिले तो रहने दो, उनको नहीं लिखते और ना ही हम कुंजी को लिखते हैं, बनेगा। अगर विद्युत वाहक बल मिले होते E1 E2 तो अपन लिखते, यहाँ मिले ही नहीं, बनेगा। और जब लिखोगे सेतु जब संतुलन में होगा, सेतु जब काय में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा, तो इसमें तो धारा बिल्कुल नहीं जाएगी, करंट बिल्कुल नहीं आएगा बीच वाली में। तो देखेंगे जब सेतु काय में होगा, संतुलन, अच्छा इसका नाम दे देना, हाँ यहाँ पर लिख देना, जब सेतु संतुलन में हो, जब सेतु संतुलन में हो जब इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रिज कैसा हो, बैलेंस्ड हो, तो धारा तो वो उसमें कितनी बहेगी, IG बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो IG कितनी हो जाएगी 0, IG कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर IG का मान रख दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा I1 P प्लस कितना हो जाएगा 0 माइनस I2R बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए I1P बराबर, ये उधर भेजोगे तो काय का हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा I2R, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 1। क्या इतना बनेगा, जब सेतु संतुलन में होगा तो ये IG यानी आपने कहा बीच में से धारा नहीं जाएगी, तो IG कितना हो जाएगा 0, तो इस IG की जगह कितना रख दिया हमने 0 रख दिया, तो ये बच गया और ये बच गया, तो आप कहोगे जे बच गया और जे, और इसको जब उधर पक्षांतर कर दोगे, उधर भेज दोगे आप, तो इधर क्या बचेगा I1P और इधर बराबर, और ये I2R उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार इस बंद परिपथ में ले लेंगे, बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, साफ करते हैं इसको। इसी प्रकार बंद परिपथ का है ना बेटा, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार बंद परिपथ, इसी प्रकार बंद परिपथ देखो बी से चालू करते हैं, बी सी के बाद क्या आ गया डी, क्या बंद हो गया, नहीं होगा, बी से अभी सी से डी, अभी ये खुला रहेगा तो डी से वापस कहाँ पे जाओगे डी में,
बनेगा। कहाँ से चालू करनी है दौड़? बी से। चलो बी से करते हैं सी। तो धारा मिली और प्रतिरोध लिख दो, I1 माइनस IG, ये हो गई धारा, और प्रतिरोध कितना है Q। इनको कोष्टक में ही लिखना जो डबल वाली है ना। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धन में ले आगे, इधर धन लगाएं कि ऋण। आप कहोगे सर उसी दिशा में जा रहे हैं, देखो ये चिन्ह लगा है, बी से कहाँ जा रहे हैं? सी, इसलिए धन में ही लेंगे। फिर उसके बाद बेटा सी से कहाँ आना है? डी, लेकिन अब देखो धारा का चिन्ह उधर लगा है और आप उल्टे आओगे। धारा कितनी है इसलिए क्या लगेगा? माइनस, और अंदर कोष्टक में क्या आ जाएगा? I2 प्लस IG, धारा हो गई। और प्रतिरोध कितना है? देखो S है तो S लिख दो, बनेगा। फिर आप डी से कहाँ जाएंगे? वापस बी, तो उल्टा चलेंगे क्योंकि बी से डी की तरफ निशान लगा है और आप उल्टे जाएंगे डी से कहाँ की तरफ? बी, सो क्या आ जाएगा? माइनस। आया समझ में? वो धारा कितनी है? IG, और ये प्रतिरोध कितना है? G। इसको G को क्या मानोगे? प्रतिरोध। और K2 से कोई लेना देना नहीं, K2 तो समझना भी जुड़ी ही नहीं, और बराबर में कितना आ जाएगा? 0। फिर लिखोगे जब सेतु काय में होगा? संतुलन में। जब सेतु संतुलन में हो, जब सेतु संतुलन, जब सेतु काय में हो बेटा? जब सेतु संतुलन में हो, संतुलन में हो तो IG बराबर क्या हो जाएगा? 0 रख दीजिए आप, IG बराबर 0 रख दीजिएगा। चलिए बताइए, IG बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, IG हो जाएगा ना बेटा। तो IG बराबर 0 होगा, सेतु संतुलन में होगा। तो आपने कहा सर इसमें धारा इसमें और इसमें बीच वाले वायर में धारा 0 रहेगी, 0 एम्पियर, बिल्कुल। ये IG 0 हो जाएगा तो अंदर कितना बचेगा? I1 का गुणा क्या में होगा? Q में, सो क्या आ जाएगा? I1Q माइनस, इधर IG कितना हो जाएगा? 0, तो इधर क्या बचेगा? माइनस I2S, और इधर IG कितना होगा? 0, 0 का गुणा G में होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 0 बराबर। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा? I1Q माइनस I2S माइनस 0 बराबर 0। चलिए बेटा फटाफट बोल दीजिए, I1Q बराबर क्या आ जाएगा? I2S। आप कहोगे 0 कहाँ गया? 0 तो हो गया, I2S उधर जाके काय का हो जाएगा? धन का, सो ये लिख दिया। ये देखो बीच में काय का चिन्ह लिख दिया, बराबर का, पहले इधर था। अब ये I2S को हमने कहाँ भेज दिया? उधर 0 घटेगा तो 0 को तो जाने दो। ये I1Q, सो ये लिखा I1Q बराबर में क्या आ गया? I2S। इसका नाम दे दोगे समीकरण नंबर कौन सा? 2, बनेगा बेटा। अब देखो समीकरण में हमें क्या सिद्ध करना है? P/Q, तो P ऊपर चाहिए, इसलिए समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से। अब मैं डायग्राम को साफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। आ जाएगा बेटा। चलिए समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, बोलिए। समीकरण 1 का बाएं पक्ष में बाएं का और दाएं में दाएं का भाग दे देंगे। बाएं पक्ष क्या है समीकरण 1 का? आप कहोगे I1P, इसमें भाग दे देंगे समीकरण 2 का। समीकरण 2 का बाएं पक्ष कौन सा है? आप कहोगे I1Q, बिल्कुल। ऐसे ही समीकरण 1 का बाएं पक्ष क्या है? दायां पक्ष I2R, और समीकरण 2 का दायां पक्ष कौन सा है? I2S, बनेगा। चलिए I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? P/Q बराबर R/S। तब जब ऐसा होगा तो सेतु कैसा होगा? अपना ब्रिज कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, तो बीच वाले में कोई धारा नहीं बहती। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। बनेगा। थैंक यू। आगे का आपका जो भी रहेगा वो आपको ये आप हिंदी में लिख देना, हिंदी वाले क्या लिख देंगे? यही सिद्ध करना था। इसको हम नीचे के साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आज आपका इसका पहला पार्ट धारा खत्म हो गया। कल से चालू होगा अपने अगले लेक्चर में सेल। इसी का तीसरे अध्याय का अगला पार्ट रहेगा सेल, बनेगा। चलिए थैंक यू।